स्टूडेंट इस बार 24 फरवरी को जितने भी हमारे स्टूडेंट क्लास 12 हिंदी में है और इस बार 24 फरवरी 2025 को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सभी स्टूडेंट के लिए एक वायरल पेपर लेकर आया हूँ हिंदी का, और सेम टू सेम आपके 24 फरवरी को आएगा। पूरा पेपर इसी तरीके से आएगा, लिख लीजिए। और आप लोग जाएंगे 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार करके आप लोग जरूर जाइएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को 95% दिखेगा। 95% का आपका टारगेट है हिंदी में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और जो भी आपके फ्रेंड भाई बहन जो भी क्लास 12 हिंदी में है और इस बार 24 फरवरी को पेपर देने वाले, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी का, और ऐसे ही आपका एग्जामिनर पेपर देगा। तो पूरा पेपर मैं आज इस वीडियो में सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ स्टूडेंट, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वायरल पेपर है और इस वायरल पेपर को मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए वीडियो, क्लास 12 हिंदी का पेपर है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। आपका 2 दिन बचा है, 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है। तो इस पेपर को तैयार करके जरूर जाइएगा। पेपर कोड बहुत ज़्यादा जरूरी है, यहाँ पर देख सकते हैं 240B के पेपर कोड है। ठीक है, अनुक्रमांक यहाँ पर रहेगा, नाम रहेगा। उसके बाद में जो आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए, 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा, और इस पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए 15 मिनट दिया जाएगा। क्लास 12 हिंदी में आपका 100 नंबर का पूर्णांक होता है। उसके बाद में देखिए, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। देखिए, खंड का और खंड खा, इसमें 2 भाग होते हैं। आप लोगों को मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ। इसमें 2 भाग होते हैं, जैसे खंड का में 50 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, और खंड खा में भी आपके 50 नंबर के टोटल 100 नंबर का जो पूर्णांक है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनको भी चलिए सॉल्व कर लेते हैं, और इससे आप लोगों का एक टेस्ट के थ्रू आइडिया भी लग जाएगा कि आप कितने % तैयार हो हिंदी के पेपर को लेकर। यहाँ पर देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अष्टयाम रचना के लेखक हैं। इन चारों ऑप्शंस में से बताना है, और सेम टू सेम ऐसे ही ऑप्शंस आपके पेपर में भी दिए जाएंगे क्लास 12 हिंदी में। तो अष्टयाम रचना के लेखक कौन है, इनमें से मैं सही राइट आंसर बता देता हूँ, नाभा दास हो जाएंगी इसके करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद में देखिए खा नंबर यहाँ पर दिया हुआ कि गुलाब राय प्रमुख निबंधकार हैं। तो जो गुलाब राय जी हैं, ये प्रमुख निबंधकार किस युग के हैं, ये आपको बताना है। क्या द्विवेदी युग के हैं, या शुक्ल युग के हैं, शुक्लोत्तर युग के हैं, या स्वतंत्र, यहाँ पर देखिए स्वतंत्रोत्तर युग के हैं। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो द्विवेदी युग हो जाएगा। गुलाब राय प्रमुख निबंधकार जो है द्विवेदी युग के ये लेखक हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए गा नंबर क्वेश्चन, कला और संस्कृति के लेखक हैं। इन चारों में से आपको बताना है कि कला और संस्कृति के लेखक कौन हो जाएंगे। तो आप लोगों का जो क्लास 12 हिंदी में फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, उसके लेखक कौन हो जाएंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे कला और संस्कृति के लेखक। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए घा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट कि भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा से संबंधित किस पत्रिका का प्रकाशन किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके पेपर में बार बार पूछे भी जाते हैं। आप पिछले साल का पेपर उठाओगे तो ये क्वेश्चन आपका घा वाला पूछा गया है। तो ये राइट आंसर आपका बाला बोधनी हो जाएगा, शायद बिल्कुल करेक्ट आंसर। जी हाँ, बाला बोधनी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद में देखिए अड़ा नंबर क्वेश्चन, स्मृत की रेखाएं कीर्ति किसकी है। तो ये महादेवी वर्मा जी की है। यामा स्मृत की रेखाएं, रश्मि, ठीक है, सांध्य गीत, ये सब इन्हीं की कृति या इनकी रचना है। ठीक है, अब हमारा आएगा प्रश्नोत्तर संख्या 2 के अंतर्गत क्वेश्चन, जो कि कवि और उनकी रचनाओं से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन सब यहाँ से प्रारंभ होते हैं। तो देखिए प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का नंबर की मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इनमें से आपको बताना है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो राइट आंसर बताया जा रहा है वो जो है आपका बता रहा है परिवर्तन बता रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो भारत भारती भी इनकी रचना है, लेकिन बुक में दिया हुआ है तो परिवर्तन दिया हुआ है। अब आप लोग बताइए, तो देखिए देखा जाए एक हिसाब से तो भारत भारती भी राइट आंसर है, परिवर्तन भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बुक में गलत दिया होगा। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त की रचना यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए खा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कृति रीतिकाल की है। इनमें से आपको बतानी कि वो कौन सी कृति है जो कि रीतिकाल की है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा शायद आपका बिहारी सही हो जाएगा, जो कि बिहारी दास जी के द्वारा लिखा गया है।
ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं गा नंबर क्वेश्चन। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे, यानी प्रश्नोत्तर संख्या 1 में 5 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। टोटल आपके 10 ही बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको एक प्रश्न पर 1 नंबर दिया जाएगा। गा नंबर है कि केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये भैया प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। घा नंबर क्वेश्चन है कामायनी की रचनाकार है। कामायनी जो है एक महाकाव्य है स्टूडेंट, और इसके जो रचनाकार हो जाएंगे आपके जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद में देख लेते हैं अड़ा नंबर क्वेश्चन। मैं नील भरी दुख की बदली, मैं नील भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति में रचनाकार है। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका रचना है। ठीक है, और रचनाकार है ये महादेवी वर्मा जी शायद हो जाएंगी। जी हाँ, महादेवी वर्मा जी बिल्कुल सही हो जाएंगी। मैं नील भरी दुख की बदली। ठीक है, तो टोटल जो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न था माय डियर स्टूडेंट, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और ऐसे ही आप लोग शुरू में, क्योंकि आपको मैं बता दूं शुरू में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग बहुविकल्पीय पर भी ध्यान दीजिए। लगभग 200 बहुविकल्पीय तैयार कर लोगे तो इतना इनफ रहेगा, और आपके इसी से पूछे जाएंगे। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो मैं अपने चैनल पर भी इंपॉर्टेंट वीडियोज अपलोड करता हूँ, तो उसमें भी मैं बताता हूँ डिटेल से, तो देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी आपके गद्यांश दिए जाएंगे पेपर में, जब आप 24 फरवरी को पेपर देने जाओगे तो आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर सेम टू सेम ऐसे ही आपके जो है गद्यांश दिए होंगे। गद्यांश आपके पेपर में 2 दिए जाते हैं स्टूडेंट, आप लोगों को पता होना चाहिए। और 2 गद्यांश में आप लोगों को केवल एक ही गद्यांश को हल करना है। यानी इसके जो बताए गए प्रश्न है यहाँ पर बाकायदा बताया हुआ कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न होते हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न आपका रहता है। ठीक है, एक गद्यांश में, और आपका 10 नंबर का एक गद्यांश होता है। अथवा करके 2 दिया है, तो दोनों में से जो आप लोगों को अच्छा लगता है, जिन भी प्रश्नों का उत्तर आपको आता है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक गद्यांश में 5 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी 5 प्रश्न है और 3 प्रश्न यहाँ पर है, उसके बाद में 2 प्रश्न यहाँ पर है, तो टोटल 5 प्रश्न है। 5 दूनी 10 आपका नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे ये पहला वाला सॉल्व करना है। ठीक है, कि जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उसकी शिक्षण की, जिससे वो समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके, उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन की, और यदि किसी भी कारण वो संभव ना हो तो भरण पोषण की तथा उचित एक प्रकार से अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से गद्यांश दिया हुआ स्टूडेंट, और हमें गद्यांश से कुछ भी मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है इसके प्रश्नों का। ठीक है, प्रश्न को हम देखकर ही गद्यांश का उत्तर दे सकेंगे। तो पहला प्रश्न दिया हुआ इसमें कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो भैया इसके जो गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम है, पाठ का नाम है प्रगति का मानदंड। क्या नाम है? प्रगति के मानदंड। ये देखिए, प्रगति के मानदंड एक प्रकार से नाम है इसके। ठीक है, इसके जो गद्यांश दिया हुआ है, और इसके जो एक प्रकार से लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इसके लेखक हो जाएंगे प्रगति के मानदंड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही हमारा दिया हुआ था। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि रेखांकित अंश की क्या खींचा है, ये देखिए, अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। तो इसका आप लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या करना रहेगा, जो कि किन्होंने कर रखा है, एक प्रकार से आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कर रखा है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से कर लेना है रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद में देखिए बाकी का जो 3 प्रश्न है इसका भी आंसर आप लोगों को देना होगा। यानी एक प्रश्न पर जैसा कि मैंने बताया आपको 2 नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्ति के भरण पोषण की जिम्मेदारी समाज में होने का क्या कारण है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में लेना दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक, यहाँ से लेकर स्टूडेंट यहाँ तक आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा भी यहाँ पर दे सकते हैं स्टूडेंट, मैं बता दूँ आपको। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से भी आप कर सकते हैं कि उसके लिए स्वस्थ क्षमता में, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कर सकते हैं। यानी जो भी आप लोगों को रूट अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि प्रगति के लिए मुख्य मानदंड क्या है। ठीक है, तो प्रगति के लिए मुख्य मानदंड क्या है, इसके बारे में यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ स्टूडेंट। देखिए, यहाँ पे देखिए, प्रगति के यही मुख्य मानदंड है। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इसका राइट आंसर दे देना है चौथे नंबर क्वेश्चन का।
ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसके गद्यांश को जो है आशय आप लोगों को अच्छे से स्पष्ट करना है, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा। और आपको नहीं समझ में आ रहा कि गद्यांश को कैसे हल करें, तो वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाया हुआ है, आप लोग रेगुलर स्टूडेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं अथवा करके। जो आपका अथवा करके दिया हुआ स्टूडेंट, ये देखिए दिया हुआ कि भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। एक आपका ये गद्यांश दिया हुआ है कि भाषा स्वयं जो है संस्कृत का एक अटूट अंग है, संस्कृति परंपरा से निःशस्त्र होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा वाला अथवा करके दिया हुआ है। ऊपर वाला नहीं आपको आता है तो आप ये वाला कर सकते हैं। इसमें भी फर्स्ट आपका क्वेश्चन यही दिया हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो भैया इसके पाठ और लेखक का नाम है भाषा और आधुनिकता, क्योंकि यहाँ पर जिक्र हुआ है भाषा की। यहाँ पर देखिए दो तीन बार जहाँ पर भाषा की जिक्र हो जाए समझ जाइए कि भैया ये भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। यही होता है गद्यांश पहचानने का ट्रिक। तो यहाँ पर देखिए एक मैंने दिखा दिया, दो, उसके बाद में मैं और आपको एक दो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें दो ही है और इतना ही समझ जाइए भाषा और जो है आधुनिकता, ठीक है। भाषा और आधुनिकता चैप्टर का नाम है और इसके जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ठीक है। तो 2 नंबर यहाँ पर भी कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपका दिया हुआ है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो ये जो रेखांकित अंश है ना, यहाँ पर आप देखेंगे पूरे में भैया रेखांकित अंश की व्याख्या दिया हुआ है, तो उसका आप लोगों को अच्छे से रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। उसके बाद में देखिए 2 प्रश्न जो होता है वो आपके चाहे गद्यांश हो या पद्यांश, दोनों में आपको सबसे फर्स्ट में ही देखने को मिल जाएगा, एक चैप्टर का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है, ठीक है। तो प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है, यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर आप इसके क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ तक दे सकते हैं, ठीक है। बाकी का जो यहाँ पर देखिए संस्कृत का एक अटूट अंग क्या है, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को एक और दिखा देता हूँ। ये देखिए भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यही होता है सबसे बेस्ट तरीका गद्यांश को सॉल्व करने का। समझ में आ गया। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन स्टूडेंट। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। अब हमारा पद्यांश आ चुका है, वो लेखक और ठीक है उनके चैप्टर से रिलेटेड था, पाठ से रिलेटेड। अब ये आ चुका है पाठ और कवि से रिलेटेड, ठीक है। ये पद्यांश होता है स्टूडेंट, जो कि पद्यांश की मैं बात करूँ तो पेपर में ये भी आपके 2 दिए जाते हैं अथवा करके, ठीक है। और इनमें भी सेम तरीका होता है, यानी एक पद्यांश में आपको 5 प्रश्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए 5 प्रश्न इसमें भी दिया हुआ है और आपके इसमें भी 5 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोनों में से किसी एक को आपको जैसा कि मैंने बताया हल करना है और इसके बताए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन से सर आए। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको सबसे पहला प्रश्न देखिए स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ है इस पद्यांश से जुड़े कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, ठीक है। यानी ये जो आपका पद्यांश दिया हुआ है इसके चैप्टर का नाम बताना है और उसके जो कवि हैं वो कौन है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये गीत चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। निरख सखी वाला ये गीत चैप्टर से लिया गया और इसके जो कवि हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे, ठीक है। गीत और केकई का अनुताप मैथिली शरण गुप्त जी का है, ठीक है। उसके बाद में देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए या रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो रेखा खींची हुई यहाँ पर देखिए कि स्वागत शरद भाग में मैंने दर्शन पाए, नभ से मोती वारे लो ये अश्रु अधर भर लाए, ठीक है। तो इसका आप लोगों को अर्थ बताना है, मीनिंग बताना है, जो कि मैथिली शरण गुप्त ने कर रखा है, ठीक है। पद्यांश को भी मैंने सॉल्व करने का वीडियो बना रखा है। बाकी का जो 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि उर्मिला द्वारा किस ऋतु का स्वागत किया गया है, हंसों को देखकर उर्मिला का क्या अनुमान लगाती है और बंदूक पुष्पों में उर्मिला ने किसका आभास पाया है, ठीक है। तो ये आपका पद्यांश दिया हुआ है। 2 प्रश्न कंपलसरी होता है, एक आपका पाठ का नाम और कवि का नाम, ठीक है। चाहिए आपका जो है गद्यांश में अप्लाई हो या पद्यांश में, 2 प्रश्न आपके कंपलसरी रहेंगे। अथवा करके ये दिया हुआ है यहाँ पर देखिए अथवा करके कि कोई क्लांता कृषक लल्ला खेत में जो दिखावे। अब इसमें भी यही सेम प्रोसेस है। पहला क्वेश्चन कि प्रस्तुत पद्यावतरण किस पाठ से लिया गया है और इसके जो एक प्रकार से रचयिता हो जाएंगे या कवि हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा पवन दूतिका से लिया गया है, ठीक है। पवन दूतिका
ये आपकी सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों में मिल जाएंगे। और इसके जो आप प्रकार से कवि हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भैया? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी। ठीक है, और इसमें भी दिया हुआ है रेखा की तर्ज की व्याख्या। तो जो रेखा खींची हुई है ना, यहाँ पर देखिए पूरे में रेखा शायद खींची हुई है और इसका आप लोगों को व्याख्या करना है। ठीक है, जो रेखा खींची हुई है इसका मीनिंग क्या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने बताया है, इसका पूरा आप लोगों को मीनिंग बताना होगा। ठीक है, तो गद्यांश और पद्यांश आपका ऐसे ही पेपर में आएगा, 10 नंबर का होता है, 20 नंबर आपका गद्यांश और पद्यांश में पक्का हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चंस देखिए, और इसका 5 नंबर प्रश्नोत्तर का नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। ठीक है, 5 नंबर का आपका ये होता है। अब यहाँ पर देखिए 5 नंबर का होता है तो इनमें 3 दिए होते हैं। सबसे पहला है जैनेन्द्र कुमार, दूसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और तीसरा है हरिशंकर परसाई। ठीक है, तो जैनेन्द्र कुमार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और हरिशंकर परसाई जी हो जाएंगे, जो कि एक प्रकार से लेखक और जीवन परिचय में पूछे जाते हैं। तो इनमें से केवल आप लोगों को एक ही लेखक का जीवन परिचय देना यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, 5 नंबर आप लोगों को दिया जाएगा। तो इन तीनों को जीवन परिचय को तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए खा नंबर में कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा कितनी है? 80 शब्दों में आपको ये भी करना है और 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला है जयशंकर प्रसाद जी, दूसरे पर है मैथिली शरण सुमित्रानंदन पंत जी और तीसरे पर है रामधारी सिंह दिनकर जी। तो ये कवि की श्रेणी में आते हैं स्टूडेंट। और यहाँ पर भी देखिए 80 शब्दों में आपको एक कवि या लेखक चाहे जो हो जीवन परिचय लिखना होगा। 5 नंबर लेखक में और 5 नंबर आपको कवि के जीवन परिचय में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस बार 24 फरवरी को स्टूडेंट कन्फर्म है आने वाले हैं। तो ये तीनों जीवन परिचय को तैयार कर लीजिएगा। मान लीजिए कि स्टूडेंट आपके तीनों में से 2 नहीं आते, एक आएगा, वही 5 नंबर दिलाकर जाएगा, क्योंकि भैया 3 नहीं करना है, आपको एक ही करना है पेपर में। तो ये तैयार जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, कहानी कला के आधार पर बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। ठीक है, 5 नंबर का आता है और इसमें भी अधिकतम शब्द सीमा यानी 80 शब्दों में बहादुर कहानी का सारांश लिखना है। अथवा करके यहाँ पर दिया हुआ कि पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, तो जो पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र हैं वो गोधन है, इनके बारे में आपको चरित्र चित्रण करना है और बहादुर कहानी का सारांश लिखना है, जो कि नेपाल का 11 से 12 साल का लड़का है। ठीक है, जो अपने माँ के ठीक है दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर चला जाता है। तो इन दोनों के बारे में भी मैंने वीडियोज बनाया हुआ है और आपके क्वेश्चन बैंक में भी देखने को मिल जाएगा। हर साल पेपर में आता है, तैयार कर लोगे स्टूडेंट तो 5 अंक आपका रखा है। 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। 5 अंक का एक आपका खंडकाव्य होता है और इसमें भी जो शब्द सीमा होता है यानी अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होता है। ठीक है, यानी 80 शब्दों में आपको एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखना रहेगा पेपर में। अब यहाँ पर देखिए ये आपके जिला वाइज होता है खंडकाव्य। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जितने भी आप लोगों को खंडकाव्य दिख रहा है ये जिला वाइज होता है। एक जिले में लगभग 10 से 12 यानी मतलब एक जो खंडकाव्य होता है स्टूडेंट, लगभग 10 से 12 आपके जिलों में खंडकाव्य पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अपने जो डिस्ट्रिक्ट है आपको क्वेश्चन बैंक में आपका अपना डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से खंडकाव्य को तैयार कर लेना है और उसी खंडकाव्य को पेपर में लिखना रहेगा। ठीक है, और आपको कोई अन्य खंडकाव्य नहीं लिखना है, नहीं तो लिखोगे तो आपका नंबर कट जो है हो जाएगा, 5 नंबर नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोगों का जो खंडकाव्य है जो डिस्ट्रिक्ट का है उसी को तैयार कीजिएगा। जैसे कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का बात करूं तो हमारे यहाँ पर त्यागपति खंडकाव्य लगता है। ठीक है, अब किसी के डिस्ट्रिक्ट में सत्य का जीत, किसी में मुक्ति यज्ञ, किसी में आलोक वृत्त या किसी में रश्मरथी, ठीक है, किसी में श्रवण कुमार, तो अलग अलग खंडकाव्य लगता है, तो तैयार जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, हमने खंड का के सारे प्रश्नों को बता दिया है। अब हमारा यहाँ से खंड खा स्टार्ट हो जाता है, जो कि 50 नंबर के प्रश्न हमें इससे स्टार्ट करना यानी हिंदी व्याकरण। ठीक है, यानी संस्कृत से रिलेटेड इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 8 नंबर का क्वेश्चंस दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी किसी एक का आपको क्या करना है, ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है और आपको 7 अंक दिए जाएंगे इसके लिए। अब देखिए 7 अंक किसके लिए दिए जाएंगे मैं आपको पहले ही सही से बता दूं। देखिए संदर्भ यानी इसका चैप्टर का नाम, यानी ये संस्कृत का जो गद्यांश दिया हुआ है इसका जब आप पाठ का नाम बताएंगे तब आपको 2 नंबर दिया जाएगा। संदर्भ लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यावतरण संस्कृत भाग से लिया गया, इस चैप्टर से उद्धृत है, इतना ही आपको लिखना है, 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए 5 नंबर दिया जाएगा अनुवाद के लिए यानी ट्रांसलेशन करने के लिए, संस्कृत टू हिंदी,
इतना क्लियर हो गया। तो आपका 7 नंबर कंफर्म हो जाता है एक संस्कृत के गद्यांश में। बस इसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चंस आपका रहेगा, एक संदर्भ लिखना रहेगा और ये जो आपका दिया हुआ है पूरा संस्कृत में, इसका आप लोगों को ट्रांसलेशन करके यानी इसका अनुवाद करके आपको हिंदी में बताना रहेगा। टोटल 7 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। और पेपर में आप लोगों को देखिए सबसे ज़्यादा जो कठिन स्टूडेंट को लगता है वो अनुवाद करना, तो जब आप लोग पढ़े रहोगे तो आपका अनुवाद करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब ये देखिए अथवा करके इसमें भी 2 दिए जाते हैं, ठीक है। संस्कृत के जो गद्यांश होते हैं आपके अथवा करके पेपर में 2 दिए जाते हैं, केवल एक ही आप लोगों को अनुवाद करना है, ठीक है। देखिए याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्री परतु कमाय पति प्रियो भवति। तो ये एक प्रकार से दिया कि जो कि आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर से लिया गया है। ये भैया हमें पूरा जब देखा मैंने और जब मैंने पढ़ा कि याज्ञवल्क्य तो मुझे क्लियर हो गया, ठीक है। तो आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ चैप्टर से आपका ये लिया गया है अथवा वाला, और जो आपका फर्स्ट वाला लिया गया है ये लिया गया है स्टूडेंट महर्षि दयानंद से। किस चैप्टर से? महर्षि दयानंद चैप्टर से ये आपका लिया हुआ है। तो पेपर में केवल दोनों में से एक ही आप लोगों को सॉल्व करना है, जो आप लोगों को अच्छा लगता है वो कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए खा नंबर में कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का आपको क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा करके 2 दिया हुआ है, ठीक है। आपका श्लोक कह लीजिए या इसको आप पद्यांश भी कह सकते हैं संस्कृत का, ठीक है। और 7 नंबर यहाँ पर भी दिया जाएगा, सेम तरीका रहेगा। 2 नंबर संदर्भ के लिए यानी आपको पाठ का नाम बताने के लिए, और 5 नंबर अनुवाद के लिए। तो ये बहुत छोटा में आपका अनुवाद होगा। और संदर्भ तो आपका होगा इस तरह से कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग से संकलित, ठीक है। चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है निपत दिलीप, ठीक है। निपत दिलीप चैप्टर से ये शायद लिया गया है या दूत वाक्यम, ये आप लोग बताइएगा ऊपर वाला, ठीक है। अथवा वाला तो मुझे पता है सुभाषित रत्नान चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। चैप्टर का क्या नाम है? सुभाषित रत्नान। तो इस तरह से आप लोगों को बताना रहेगा कि भैया सुभाषित रत्नान चैप्टर से लिया गया है। तो इसका जो संदर्भ होता है वो चाहे गद्यांश का हो या श्लोक का, बहुत ही ईजी रहता है। 2 नंबर पाने से तो आपको नहीं रोक सकता। बस आप लोगों को कठिन लगेगा भैया तो क्या लगेगा, अनुवाद करना। और जब आप पढ़े रहोगे तो अनुवाद करना भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इसको भी मैंने हल करना बताया है कि श्लोक और संस्कृत का गद्यांश पेपर में कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देख लेते हैं स्टूडेंट 9 नंबर क्वेश्चंस। यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी आपका यहाँ पर देखिए साहित्यिक हिंदी में ये होता है, आपके 2 प्रश्न होंगे, ठीक है। टोटल दिए होंगे आपके पेपर में 4 प्रश्न, यहाँ पर देखिए। और इनमें से केवल 2 ही प्रश्नों का आपको उत्तर संस्कृत में देना रहेगा, ठीक है। आपको 2 नंबर दिया जाएगा एक प्रश्न पर। तो इसका आंसर आप लोगों को संस्कृत में लिखना पड़ेगा। तो राजा भोज सीता की प्रवाह, तो राजा भोज सीता के बारे में आपको बताना है। तो टोटल 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में दे देना है। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को मॉडल पेपर में बताया है, ठीक है। देखिए 10 नंबर प्रश्न उत्तर का नंबर क्वेश्चन कि करुण रस अथवा रौद्र रस की स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो परिभाषा के लिए आपको पेपर में 1 नंबर और इसके उदाहरण के लिए यानी एग्जाम्पल के लिए 1 नंबर। अथवा करके दिया हुआ है, चाहे आप लोगों को जैसे करुण रस का परिभाषा और उदाहरण आता है तो ये कर लीजिए। करुण रस का नहीं आता है तो आपके पास ऑप्शन है रौद्र रस वाला, ठीक है। तो दोनों में से केवल एक ही करना है स्टूडेंट। वैसे ही आप लोगों का रस हो गया। अब खा नंबर में देखिए रूपक अलंकार अथवा भ्रतिमान अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखिए, ठीक है। तो भ्रतिमान का अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखिए। 2 नंबर इसमें भी दिया जाएगा। और गा नंबर में है दोहा अथवा सोरठा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो इसमें भी आप लोगों को 2 नंबर दिए जाएंगे। तो अथवा करके दिया हुआ है, चाहे आप रूपक का कर लीजिए, भ्रतिमान का, दोहा का कर लीजिए या सोरठा का। आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं और जो आप लोगों को ऑप्शन अच्छा लगता है स्टूडेंट उसी को करिएगा, फालतू चीज़ें मत कीजिएगा। क्लियर है इतनी सारी चीज़ें। उसके बाद में देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यानी कि एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। 9 नंबर आपको दिया जाएगा पेपर में। अब वो निबंध कौन कौन सा हो सकता है ये देखिए। ये निबंध ऐसे हैं जो कि 9 नंबर दिलाकर जाएंगे और लगभग आपको 250 शब्द से 300 शब्दों में आपको एक निबंध को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है भारत में आतंकवाद कारण और निवारण यानी समाधान। दूसरा है भारत में भ्रष्टाचार की समस्या। तीसरा है स्वस्थ समाज में नारी की भूमिका। और चौथा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या। तो इन सभी का वीडियो चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। चैनल को प्लीज़ आप लोग स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद में देख लेते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 12 नंबर का पहला क्वेश्चन जो कि संधि से रिलेटेड है कि तद प्लस चोर।
तत् प्लस चोर की संधि क्या हो जाएगी, ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा और इनमें से बताना है। तो इनमें से आपका घ ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 अंक आप लोगों को यहाँ पर पक्का हो जाएगा। दूसरा है सज्जन का सद विच्छेद क्या हो जाएगा, तो सज्जन का आपका राइट आंसर गा वाला हो जाएगा, सत प्लस जन हो जाएगा सज्जन का सही शब्द विच्छेद। उसके बाद में देखिए तीसरा वाला कि नैनम का शब्द विच्छेद होगा। ये 4 आप लोगों को ऑप्शंस दिख रहा है और इनमें से आपको बताना है कि नैनम का सही शब्द विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसमें से राइट आंसर आपका का वाला हो जाएगा, ने धन अनम हो जाएगा नैनम का सही शब्द विच्छेद। ठीक है, आपकी 3 संधि पूछे जाते हैं पेपर में और ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। उसके बाद में देखिए खा वाले में, देखिए खा का पहला क्वेश्चन है कि प्रतिग्रह में समास है, प्रतिग्रह में समास कौन सा हो जाएगा, 2 आपकी संधि पूछे जाते हैं। तो इसमें जो समास हो जाएगा स्टूडेंट वो आपका हो जाएगा अव्यय भाव प्रतिग्रह में समास, और दूसरा जो आपका है पूछा गया कि घनश्याम में समास हो जाएगा, तो ये शायद कर्मधारय समास। ठीक है, तो आपका जो है प्रतिग्रह में अव्यय भाव और घनश्याम में कर्मधारय समास बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में देख लेते हैं 13 नंबर का पहला क्वेश्चन, 13 नंबर प्रश्नोत्तर का पहला क्वेश्चन कि श्रीमती शब्द में प्रत्यय है। ये आपके 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं और इनमें से बताना है कि श्रीमती शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को लिखना रहेगा और आप लोगों की जो पीछे वाले भाग है जैसे प्रत्यय, संधि, समास, ठीक है, और विभक्ति, ये सभी क्वेश्चंस आएंगे 2-2 1-1 नंबर का, लेकिन छोड़ना नहीं है, पेपर में करना है पूरा आप लोगों को। मैं आपको काफ़ी सारे मॉडल पेपर में तरीका बता दिया हूँ। तो श्रीमती शब्द में प्रत्यय आपका मतुप हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा है कि मतिमान शब्द में तो आपका इसमें भी मतुप हो जाएगा। तो श्रीमती और मतिमान में दोनों राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देख लेते हैं खा नंबर, दिया हुआ है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का आपका ये होता है। ठीक है, और पेपर में केवल आप लोगों को एक ही करना है। ठीक है, तो ये 3 दिया हुआ है, इनमें से एक कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर ये देखिए स्टूडेंट कि विच्छेद पुष्पाणि पदार्थ, यानी पुष्प से वृक्ष गिरते हैं, यानी वृक्ष से पुष्प गिरते हैं। ठीक है, इसमें जो एक प्रकार से सूत्र हो जाएगा नियम ध्रुव, यानी बहुत बड़ा है स्टूडेंट, ध्रुवम पाए पदारम। ठीक है, और इसमें जो विभक्ति हो जाएगी वो पंचमी विभक्ति हो जाएगी, जो आपका दूसरा वाला है। ठीक है, तो ऐसी तरीके से करना है आप लोगों को। सबसे ज़्यादा बेटर आपको कॉपी वाले में समझ में आएगा, तो मैंने कॉपी वाली वीडियो में डिटेल से समझाया है। उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कि अपने गांव अथवा मोहल्ले की गंदगी के संदर्भ में अधिकारियों को ध्यान आकर्षित, यानी जो अधिकारी है भैया उनको ध्यान आकर्षित कराने के लिए स्थानीय समाचार पत्र के संपादक पत्र को लिखिए। यानी संपादक को एक पत्र लिखिए, आवेदन पत्र हो सकता है या पत्र लेखन। ठीक है, 8 नंबर का ये साहित्यिक हिंदी में होता है। अथवा करके आपका ये दिया होगा कि प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो जो प्रधानाचार्य है उनको छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए भैया कि छात्रवृत्ति दे। ठीक है, तो ये आपके पूरा पेपर है और आप लोगों को इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहा है जिसका मैंने बताया वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, सभी वीडियो चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही था। ये पूरा पेपर मैंने सॉल्व करके बताया है और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। सेम टू सेम मैं गारंटी लेता हूँ पूरा पेपर इसी तरीके से आएगा, पूरा पेपर का पैटर्न इसी तरीके से रहेगा आपके 24 फरवरी के एग्जाम में। तो तैयार कर लीजिए और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं स्टूडेंट नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।